हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी, जिसके एक्सरसाइज है 13.2। और पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है नीचे दी गई आकृतियों में प्रत्येक की सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। अब सममित रेखा क्या होती है? जैसे कि ये हमारा एक कागज है, ठीक है, इतना बड़ा हमारा कागज है, इसको हम आधे से मोड़ते हैं और ये हमारा पूरा मुड़ जाता है, मतलब कहीं भी हमारा एक्स्ट्रा कागज नहीं निकलता है, ठीक है। जब ये कागज एक दूसरे के जस्ट डबल हो जाता है तो उसको इस रेखा को कहते हैं सममित रेखा, ठीक है। तो ये होती है हमारी सममित रेखा। जैसे कि अगर हम इधर से इसको आधा आधा बांटते हैं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जस्ट बराबर बैठे तो ये वाली भी हमारी सममित रेखा हो गई। अगर इस तरीके से हम बांटते हैं तो इस तरीके से बांटने पे भी अगर हमारी सममित रेखा मतलब कि दोनों हिस्से बराबर आते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो ये हमारी सममित रेखा नहीं होगी। तो फिलहाल चलते हैं इस वाले पार्ट पे, इसमें बतानी है सममित रेखाएं हमारी कितनी होंगी, ठीक है। तो भाई अगर हम इसको इस तरीके से बीच पे इस बीच से ये रेखा सममित बनाते हैं तो भाई हमारा इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बराबर बैठेगा। अगर हम यहाँ से एक बीच में एक सममित रेखा डालेंगे तो भी इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा जस्ट बराबर बैठेगा। अगर हम इस जगह से इस तरीके से एक सममित रेखा डालेंगे तो भी हमारा इधर का हिस्सा बराबर बैठेगा। हम आपको बता दें, ये हमारा वर्ग ही दिया गया है, अगर वर्ग की जगह पे आयत दिया होता तो ये हमारी सममित रेखा नहीं होती। क्यों नहीं होती मैं आपको बताऊंगी, जब हमारा आयत कहीं भी फंसेगा तब बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल अपनी क्वेश्चन को करते हैं। फिलहाल जब वर्ग होगा ना तो ये हमारे कॉर्नर वाले जो विकर्ण बनते हैं ये हमारी सममित रेखा बनती हैं। तो इस तरीके से हमने कुल इतनी सममित रेखाएं खींची हैं। ये हमारी मान लो L1 है, ये हमारी L2 है, ये हमारी L3 है और ये हमारी L4 है। तो कितनी सममित रेखाएं हमने खींची हैं? तो 4 सममित रेखाएं खींची हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 सममित रेखा, ठीक है। इतनी हमारी 4 सममित रेखा हमारी इसमें खींची। बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो भाई इसमें देखते हैं हमारी कितनी सममित रेखाएं खींच सकती हैं। भाई अगर इसको हम बीच से इस तरीके से बांटेंगे तो हमारा इधर का हिस्सा बराबर हो जाएगा। अगर इसको इस तरीके से यहाँ से बांटेंगे तो भी हमारा इधर का हिस्सा बराबर हो जाएगा। अगर इसको हम इस तरीके से बांटते हैं तो भी हमारा इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बराबर हो जाएगा। देखो, एक पूरा और एक आधा, ठीक है, इधर भी आधा, इधर भी आधा, इधर भी आधा। ऐसे ही इधर भी हम एक सममित रेखा इसमें खींच सकते हैं। तो इसमें भी हमारी कुल कितनी सममित रेखाएं हो गई हैं? तो इसमें भी हमारी 4 सममित रेखाएं हुई हैं, ठीक है। बात करते हैं इसकी, भाई इसमें कितनी होंगी? तो भाई देखते हैं। तो हम अगर इस तरीके से आधा बांटते हैं तो इधर का हिस्सा बराबर हो जाएगा। इस तरीके से अगर इधर बांटते हैं तो इधर वाला हिस्सा बराबर होगा। अगर हम इसको इधर से भी अगर बांटते हैं तो भी हमारा इधर का हिस्सा बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इस तरीके से बांटते हैं तो भी हमारा इधर का हिस्सा बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी कितनी सममित रेखाएं हो रही हैं? 4 सममित रेखाएं हो रही हैं, ठीक है। तो इनके तो आंसर देते हैं। अब हम चलते हैं बाकी की आकृतियों पे। तो भाई अगली हमारी नेक्स्ट आकृतियाँ ये दी गई हैं। अब भाई इसको देखते हैं। तो इसको जब हम इस तरीके से यहाँ पे आधा आधा करते हैं इस आकृति को तो हमने देखा इधर का जस्ट हिस्सा सेम टू सेम इधर है, मतलब इसको हम ये वाली सममित रेखा इसमें बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सममित रेखा खींचते हैं तो भाई ऊपर तो चेहरा दिया है, नीचे टांगें दी गई हैं, इसका मतलब ऊपर और नीचे वाला हिस्सा बराबर नहीं होगा। अगर यहाँ से सममित रेखा खींचती हैं तो भी बराबर नहीं होगा। इधर से सममित रेखा खींचते हैं तो इधर का हिस्सा बराबर नहीं होगा। मतलब इसमें सममित रेखाओं की संख्या की बात की जाए तो सिर्फ एक सममित रेखा होगी, ठीक है, एक ही सममित रेखा होगी, ठीक है। अब चलते हैं इस वाली आकृति पे, ठीक है। इसमें भाई देखते हैं, हम इसको सममित रेखा की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये वाली ही खींचेंगे, ठीक है। इधर का हिस्सा बराबर
दूसरे नंबर पर इधर हमने जब खींच के देखी, इधर का हिस्सा बराबर। तीसरे नंबर पे हमने यहाँ पे एक सममित रेखा खींची तो इधर का हिस्सा बराबर। चौथे नंबर पे हमने यहाँ पे एक सममित रेखा खींची, ठीक है, तो इधर का हिस्सा बराबर। और 4 तो हो गई। और हम कहाँ पे खींच सकते हैं, तो हमने देखा है कि हम इस वाले हिस्से को, हाँ, यहाँ पे हम खींच सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सममित रेखा खींचते हैं तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बराबर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे सममित रेखा खींचते हैं तो इधर का हिस्सा बराबर हो गया। तो कुल हमारे कितनी सममित रेखाएं हुई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं L1, L2, L3, L4, L5 और L6, ठीक है। ये तो हमारी हो ही गई। तो कुल हमारी कितनी सममित रेखाएं हुई हैं, 6 सममित रेखा, ठीक है। कितनी सममित रेखाएं हुई, 6 सममित रेखाएं हुई। अब चलते हैं अपने इस वाले F वाले पे। इसमें हमारी कितनी सममित रेखाएं होंगी, तो सबसे पहले तो हम इसको इस तरीके से बांटते हैं तो सही बैठेगा, ठीक है। हमने इस चित्र को अगर इस तरीके से बांटे, इधर 2 एक सामने, इधर 2 एक सामने, बिल्कुल बराबर बैठ रहा है। अगर इसको हमने इस तरीके से बांटा तो भी हमारे इधर का हिस्सा बराबर हुआ। अगर हम इसको ऐसे बांटे, कैसे ऐसे बांटे तो हमारी आकृति बराबर होगी ना। अगर कॉर्नर से बांटे इस तरीके से, कॉर्नर से 2 तो हमारी खिंच गई हैं। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर को जब मिलाते हैं, ठीक है। हालांकि आपको लग रहा हो कि इधर हिस्सा और इधर हिस्सा, तो आप देखो ना, इधर आधा हिस्सा हमारे पास गायब है, इधर भी आधा हिस्सा गायब है, तो सेम आकृति हो गई ना। इधर हमने एक पूरा लिया और 2 आधे आधे लिए, तो इधर वाले हिस्से में 2 आधे, ठीक है, 2 आधे और एक पूरा, ठीक है, ये हो गया। और इधर वाले कॉर्नर को भी हम मिला देते हैं तो हमारी कुल कितनी हो गई हैं, अब हमारी 4 हो गई हैं, ठीक है। 4 सममित रेखाएं हो गई हैं ना। अब हम और क्या कर सकते हैं, तो और हम क्या कर सकते हैं, कितनी हुई हमारे पास, चलो काउंट कर लेते हैं फिर देखते हैं। 1, 2, 3 और 4 हुई है ना। तो भाई अब हम इससे ज़्यादा इसको मतलब इसकी सममित रेखाएं जो है वो नहीं खींच सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम जो सममित रेखाएं हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 4 सममित रेखा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला भी हो गया। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर GH और I वाला, ठीक है। इसकी सममित रेखाओं की बात करते हैं तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे इस तरीके से हमारी 2 आकृतियाँ दी गई हैं। तो इसमें हम कितनी सममित रेखा, अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं तो भाई इधर वाला हिस्सा तो इधर है ही नहीं, इधर वाला हिस्सा इधर नहीं है, इधर इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा काम जो है वो नहीं बन पा रहा है। तो अगर हम इधर से खींचते हैं तो भी हमारा हिस्सा बराबर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 सममित रेखाएं हैं, ठीक है। कितनी सममित रेखाएं हैं, 0। इसमें देखते हैं अगर इधर वाले हिस्से को इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो इधर का हिस्सा बराबर होगा। तो भाई ये तो ऊपर जा रहा है और ये तो इस तरीके से जा रहा है, तो मतलब नहीं डिवाइड होगा। इधर से करके देखते हैं तो ये हिस्सा इधर जा रहा है और ये वाला हिस्सा इधर आना चाहिए पर आ नहीं रहा है। इस तरीके से डिवाइड करके देखते हैं तो ये वाला हिस्सा ऐसे है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा इधर का जस्ट ऐसे होना चाहिए पर हो नहीं रहा है। ऐसे इसको करेंगे तो भी नहीं हो रहा, मतलब इसमें भी हमारी 0 सममित रेखाएं हैं, ठीक है। बात करते हैं इसकी। तो भाई इसको अगर हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो हमने देखा इधर 2 हिस्से आधा आधा, तो हमारी सममित रेखा बन रही है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ से डिवाइड करते हैं तो इसमें भी जस्ट वही 2 हिस्से इधर आधा आधा। अगर हम इसको इस तरीके से, कहाँ गया, ये हो गया, इसको हम कैसे करें, इसको हम
इस तरीके से अगर यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो इधर के हिस्से हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी इतनी सममित रेखाएं हो गई। और अगर हम इसको यहाँ से इस तरीके से डिवाइड करें तो भी हमारी इधर के हिस्से बराबर हो गए। अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ से डिवाइड करें तो भी हमारा इधर का हिस्सा बराबर हो जाएगा। तो कितनी सममित रेखाएं हमने खींची? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो हमारी होएगी। तो हमारी 5 सममित रेखाएं हुई हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 सममित रेखा। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुज को एक वर्गीकृत पेपर पर बनाइए। प्रतीक में सममित रेखा को यदि है तो उन्हें खींचिए और त्रिभुज के प्रकार को पहचानिए। आप उनमें से कुछ आकृतियों का अनुरेखण करना पसंद कर सकते हैं। पहले पेपर को मोड़ने वाली विधि द्वारा प्रयास करें। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारी एक आकृति दी गई है। ठीक है, इस तरीके का हमारा एक त्रिभुज दिया गया है यहाँ पे ए। ठीक है, एक ए नंबर पे। तो भाई यहाँ पे जब इस त्रिभुज को ध्यान से देखते हैं तो हमने जब इसको ध्यान से देखा तो इधर कितने खाने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 खाने कवर कर रहा है ये वाली लाइन। इस खाने की इधर खाने के खानों की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 खाने कवर कर रहा है। 1 2 3 4 5। ये भी इधर वाली लाइन में 5 खाने कवर कर रही है। मतलब इसकी ये दोनों भुजाएं जो हैं वो बराबर हो जाएंगी। तो इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? तो हम आपको बता देते हैं। इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का हम यहाँ पर सिंबल बना देते हैं। त्रिभुज या इस त्रिभुज के सिंबल का मतलब है त्रिभुज। ठीक है, तो इस समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत ये होती है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसमें सिर्फ एक ही सममित रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो कितनी रेखा सममित खींची जा सकती है? एक ही। तो हम यहाँ पे चाहे तो L1 नाम दे दें। तो हम अगर लिखना चाहो तो आप लिख दो एक सममित रेखा। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि इस भुजा की लंबाई मापो। ठीक है, तो ये हमारी लगभग 6.5 है। ठीक है, और ये वाली जो है वो हमारी है 8। ठीक है, एक्चुअली पॉइंट जो था वो हमारा यहाँ पे था तो यहाँ से नापते हैं तो ये हमारी लगभग 6.5 है। और इसको यहाँ पे मापते हैं तो ये भी हमारी लगभग 6.5 ही आ रही है। इसका मतलब ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसकी बात करते हैं तो ये जो है वो हमारी 6 सेंटीमीटर है और इसको मापते हैं तो ये हमारी लगभग 7 सेंटीमीटर है। और इसको मापते हैं तो ये भी हमारी लगभग 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो है वो हमारी बराबर हो गई है और ये हमारी अलग है। तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज भी हमारा कैसा हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये भी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। भाई हमने आपको अभी बताया जब हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसमें सिर्फ हम एक ही सममित रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर वाला हिस्सा दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी कितनी सममित रेखा हो गई? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक सममित रेखा। ठीक है, अब करते हैं अपने बाकी 2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं। इसमें भी हमारे 2 ही त्रिभुज दिए गए हैं। तो हमने देखा कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा एक दूसरे पे लंब है तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन गया है। ठीक है, 90 डिग्री बन गया है। अब हम भुजाओं को कर लेते हैं माप। तो ये हमारी 6 सेंटीमीटर है और इधर इसको मापते हैं तो ये हमारी कितनी आ रही है? ये हमारी 5 सेंटीमीटर आ रही है। तो भाई क्वेश्चन को चेक करने पे पता चला कि इधर वाली भुजा की जो माप है वो हमारी 5 सेंटीमीटर ही है। मतलब ये वाली 5 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा की माप हमने देखी तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो हमारा त्रिभुज दिया गया है ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। ये तो दिखने से ही हमारी बड़ी लग रही है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी 7 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज भी हमारा कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है।
ठीक है। साथ में ही समद्विबाहु त्रिभुज तो है ही, इसमें समकोण भी बना है, तो इसलिए इस त्रिभुज को हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी हम खींच सकते हैं, ये जो सिमेट्री लाइन है सममित रेखा, तो उसमें हम एक ही खींच सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक सममित रेखा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तब हम मापते हैं इसको, ये हमारा 6.5 के आसपास है और ये वाला हमारा 6 है, और इसको देखते हैं तो ये हमारा 7.5 के आसपास है। मतलब तीनों ही भुजाएं हमारी अलग हैं। जब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग होती हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। एक बार फिर से सुन लो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषम बाहु त्रिभुज में 0 सममित रेखाएं होती हैं, ठीक है। 0 सममित रेखाएं होती हैं क्योंकि उसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है निम्न तालिका को पूरा कीजिए, ठीक है। ये हमारे आकार दिए गए हैं, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समचतुर्भुज, वृत्त, ये आकृतियाँ दी गई हैं। हमें इसका यहाँ पे आकृति बनानी और हमने सममित रेखाएं बनानी हैं और यहाँ पे सममित रेखाओं की संख्या लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे हमारा समबाहु त्रिभुज दिया गया था, तो समबाहु त्रिभुज हमारा एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। अगर इसमें 3 भुजाएं हैं, तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या 3 हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। जिस आकृति की सभी भुजाएं बराबर हों और उस आकृति में जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही हमारी सममित रेखाएं होती हैं। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, वर्ग दिया गया है। तो वर्ग हमारी कैसी आकृति होती है, तो वर्ग हमारी एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं जो होती हैं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सममित रेखाएं होंगी वो कितनी होंगी, 4 होंगी। तो हम आपको चलिए दिखा देते हैं। एक तो हमारी ये हुई, दूसरी हमारी ये हुई, तीसरी हमारी ये हुई और चौथी हमारी ये हुई, ठीक है। L2, L3, L4 ये हुई हमारी इसकी, ठीक है। अब हम आपको कागज़ पे भी दिखाएंगे, पहले कर लेते हैं। अगला जो है वो हमको दिया गया है आयत। तो आयत हमारी एक ऐसी आकृति होती है जिसकी 2 भुजाएं, मतलब आमने सामने वाली भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा, ठीक है, इसके बराबर है, ठीक है। अब इसकी सममित रेखाओं की बात करते हैं तो भाई इसकी सममित रेखा एक तो हमारी ये हुई और दूसरी हमारी ये हुई। आप कहोगे ये सममित रेखा क्यों नहीं बनाई, ये हमारी सममित रेखा हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसकी सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो सबसे पहले तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकली दिखाई देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि ये जो आकृति हमने आपको दिखाई है, आपको साफ साफ दिख रही होगी। ये जो हमारा है कागज़ देखना है, इस पर बनी हुई ड्राइंग नहीं देखनी है, ठीक है। ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है। अब वर्ग की बात करते हैं तो इसको हमने अगर इस तरीके से बीच से मोड़ा, ठीक है, हम इसको मध्य से मोड़ते हैं तो हमने देखा कि बिल्कुल एक ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे के बराबर है, इसीलिए एक्स्ट्रा कागज नहीं निकला है। तो ये इसकी सममित रेखा हुई। इधर से अगर हम मोड़ के देखते हैं, ठीक है, तो भाई हमने यहाँ पे देखा कि इधर इस तरीके से मोड़ने पे भी हमारा एक्स्ट्रा कागज नहीं निकला, ठीक है। इसका मतलब इस तरीके से ये वाली और ये वाली 2 सममित रेखाएं हुई। अब हम ये वाली और ये वाली सममित रेखा जो है वो बनाएंगे, तो इसके लिए हमें डायगोनल की तरफ से मोड़ना पड़ेगा। तो भैया हमने इस तरीके से मोड़ा ना, तो हमने देखा कि इसमें इस तरीके से मोड़ने पर भी हमारी कहीं पर भी एक्स्ट्रा कागज नहीं निकल रहा है। अब दूसरा डायगोनल पर हम मोड़ते हैं इसको, ठीक है। तो दूसरे डायगोनल पर जब हमने इसको मोड़ा तब भी हमारा एक्स्ट्रा कागज़ जो है वो कहीं पर से नहीं निकला। मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल दोनों ही हिस्से हमारे बिल्कुल ही बराबर हुए, ठीक है। अब इस तरीके से हमने देखा ये जो हमारी जितनी हमारी ये जो लाइनें दिख रही हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 ही होंगी, ठीक है। 1 2 3 4 ये हमारे क्या हो जाएंगे, सममित रेखाएं होंगी। तो ये हमारे वर्ग की बात। तो मान लो ये जो है ये आकृति जो है हमारी काय की है। हम इसको थोड़ा और कट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये हमारा आयत ही है,
ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये जो आकृति है वो हमारी क्या है कि आयत की है, आयत की आकृति है। इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। हमने सबसे पहले क्या किया, इधर से मोड़ा, तो हम इधर से मोड़ के देखते हैं तो भाई हमने देखा कि दोनों ही हमारे हिस्से जो हैं वो बराबर हो गए, कहीं पर से बाहर नहीं निकले हैं। तो मतलब ये वाली हमारी जो है वो सममित रेखा हो गई पहली। फिर हमने दूसरा इस तरीके से मोड़ा, इस तरीके से जब हमने इसको मोड़ा तो भाई हमने यहाँ पे फिर से देखा कि हमारी कहीं से भी आकृति जो है, मतलब जो हमारा एक्स्ट्रा जो कागज़ है वो निकल नहीं रहा है, बिल्कुल दोनों हिस्से, ये वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर है। ठीक है, मतलब ये वाला हिस्सा बराबर है, तो हमारी दो सममित रेखाएं होंगी। अब आप सोच रहे होगे डायगोनल की तरफ से क्यों नहीं मोड़ा, तब इसके डायगोनल की तरफ से मोड़ने की कोशिश करते हैं तो भाई मुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम मोड़ते भी हैं कैसे ना कैसे प्रयत्न करके, ठीक है, चलो भाई प्रयत्न कर लेते हैं, प्रयत्न करने से सफलता तो मिल ही जाती है। लेकिन जब हमने इसको डायगोनल से मोड़ने की कोशिश की तो भाई हमने देखा इधर से एक्स्ट्रा कागज ही निकल रहा है, इधर से एक्स्ट्रा कागज निकल रहा है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो है वो बराबर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है आपने देख लिया। अगर सेम ऐसे हम इधर से भी अगर डायगोनल कोई बनाते हैं, ठीक है, इसका विकर्ण जो है वो हम बनाने की कोशिश करते हैं तो भी इधर का हिस्सा उधर निकल रहा है। आप देख सकते हो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, मतलब ये वाली जो है डायगोनल पे हमारी सममित रेखाएं नहीं हो सकती हैं। अब आपका डाउट जो है वो अच्छे से दूर हो गया होगा कि ये हमने आयत में सममित रेखाएं क्यों नहीं बनाई हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पे। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हमारा कैसा होता है, तो हम आपको बता दें समद्विबाहु त्रिभुज हमारी एक ऐसी आकृति होती है जिसकी दो भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, अब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका मतलब इसमें एक ही हमारी क्या, यहाँ पे L1 डाल दें, यहाँ पे L2 डाल दें, एक ही हमारी सममित रेखा हो सकती है। अगर आपको इसको भी देखना है तो चलिए दिखा देते हैं आपको। तो भाई ये रहा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये वाली भुजा जो है बराबर है, ये वाली भुजा बड़ी है, तो दो भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब ये जो हमारा त्रिभुज है कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। सिर्फ हमारी यही जो आपको लाइन दिख रही है यही हमारी एक सममित रेखा हो सकती है जो हमारी इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। अगर इसके अलावा हम यहाँ पे कोई सममित रेखा खींचते हैं या अगर ये वाली सममित रेखा बनाएं तो बनेगी ही नहीं। आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे नीचे वाला एक्स्ट्रा कागज निकल रहा है, मतलब यहाँ से सममित रेखा नहीं बनेगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं कोई डायगोनल, अगर मतलब यहाँ पे हम एक इसकी मध्यिका खींचने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा कि नीचे वाला कागज जो है वो हमको दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में भी एक ही हम खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं, ये सममित रेखा। बात करते हैं समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज हमारी एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और बात करते हैं इसके क्या बोलते हैं विकर्णों की, तो दोनों विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज में तो हम यहाँ पे बता दें कि ये चारों भुजाएं जो हैं वो हमारी कैसी हैं, बराबर हैं। और विकर्ण जैसे कि ये वाला विकर्ण जो है वो हमारा छोटा होता है और ये वाला विकर्ण, मतलब कोई भी विकर्ण हमारा एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। साथ में बात करते हैं इसमें हम क्या बोलते हैं भुजाओं को अगर हम आधा इस तरीके से करते हैं तो भाई ये जो आकृति बनी हुई है वो हमारी समचतुर्भुज की आकृति बनी हुई है, जिसमें ये भुजा चारों ही भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। ठीक है, समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पर विकर्ण ये हमारा एक विकर्ण है और दूसरा जो विकर्ण होगा वो हमारा ये होगा, तो दोनों विकर्ण जो हैं वो बराबर नहीं होते हैं। पर इसमें क्या होता है, हम भुजाओं से, या पहले तो हम आपको विकर्ण से इसके क्या कहते हैं सममित रेखा जो है खींच के बता देते हैं। तो भाई हमने इस तरीके से विकर्ण पर इसको किया। ठीक है,
विकर्णों से इसको जब हमने इस तरीके से मोड़ा तो आपने देखा कि कहीं पर भी ये पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए हैं, कहीं पर भी हमको एक्स्ट्रा कागज़ निकला हुआ नहीं लग रहा है। मतलब ये जो है वो हमारी सममित रेखा जो है, आपको बता दें ये वाली सममित रेखा जो है वो हमारी मिल गई है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको यहाँ से ये वाली सममित रेखा बनाते हैं तो भाई इस तरीके से हमने इसको यहाँ से जब मोड़ा है तो भी हमने देखा कि कहीं पर से ये एक दूसरे से कागज़ जो है निकाल नहीं रहे हैं, या कह लो बिल्कुल बराबर हिस्से हमारे बैठ रहे हैं। मतलब ये वाली भी हमारी सममित रेखा हो गई। अब हम भुजाओं से मोड़ने की कोशिश करते हैं। तो भाई हमने जब इसको भुजाओं को बराबर करने की कोशिश की, ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे एक्स्ट्रा कागज़ निकल रहा है और यहाँ पे एक्स्ट्रा कागज़ निकल रहा है। सेम ऐसे ही अगर हमने यहाँ इस वाली दूसरी वाली भुजा को इस वाली भुजा को बराबर करने की कोशिश किया तो भी हमारा इधर से एक्स्ट्रा कागज़ निकल रहा है और इधर से हमारा ये एक्स्ट्रा कागज़ निकल रहा है। इस वजह से इस समचतुर्भुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? सिर्फ 2 ही सममित रेखाएं होती हैं। ये हो गई L1, ये हो गई L2। अब बारी आती है वृत्त की। तो भाई वृत्त कैसा होता है? तो वृत्त तो आपको पता ही है कि वृत्त कैसा होता है। तो वृत्त हमारा कुछ इस तरीके से होता है जिसमें हम अनंत सममित रेखाएं जो है खींच सकते हैं। मतलब वृत्त में हम कहीं पर भी कितनी भी सममित रेखाएं जो हैं खींच सकते हैं। क्यों खींच सकते हैं? तो चलिए ये भी हम देख लेते हैं। तो भाई ये रहा हमारा वृत्त, ठीक है। इसकी सममित रेखाओं की बात करते हैं। एक बार हमने इधर से मोड़ा, कहीं पर से कागज़ नहीं निकला, ठीक है, ये हमारी एक सममित रेखा हो गई। अब हमने कहीं और से मोड़ा, ये हमारी दूसरी सममित रेखा हो गई, कहीं पर से कागज़ नहीं निकला। अब हमने यहाँ पर से मोड़ दिया, ठीक है, तो हमारी तीसरी सममित रेखा हो गई, ठीक है। अब हमने यहाँ से मोड़ दिया, ठीक है, ये हमारी चौथी सममित रेखा हो गई। अब हमने इसको कहीं और से मोड़ दिया, ताकि जहाँ मर्जी हुई वहाँ से मोड़ दिया। आप देख सकते हो कहीं पर से कागज़ जो है वो हमारा निकला हुआ नहीं है। हाँ, आप देख सकते हो कई सारी जो हैं कई बार हम मोड़ चुके हैं। आप चाहें जहाँ से भी मोड़ दो, ये कभी भी निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसमें कितनी मतलब इसमें कोई भुजा तो है नहीं, भुजा नहीं है, सारा ही हमारा बिल्कुल इसकी त्रिज्या जो है वो बराबर है। मतलब ये हमारी एक वृत्त की आकृति है, इस वजह से इसमें अनंत सममित रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आकृतियों से कि हमारी किस आकृति में किस तरीके से सममित रेखाएं जो हैं वो खींची जाती हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमसे कह रहा है, क्या आप एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं जिसमें केवल एक ही सममित रेखा हो? तो अभी हमने देखा है कि ऐसा त्रिभुज हमारा सिर्फ एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे हाँ, ठीक है। तो हमारा कौन सा वो त्रिभुज होगा? तो वो होगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब हम यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज भी बना देते हैं। तो भाई ये जो हमने त्रिभुज बनाया है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और इसमें सममित रेखा भी बना देते हैं। तो भाई ये जो है L1 हमारी सममित रेखा हो गई। दूसरा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है केवल 2 ही सममित रेखाओं, ठीक है। एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें 2 सममित रेखाओं। तो ऐसा कोई भी त्रिभुज पॉसिबल नहीं है जिसमें 2 सममित रेखाओं हो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। क्योंकि जो हमारे त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज में एक भी हमारी सममित रेखा नहीं होती है, समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममित रेखा होती है और समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखा होती हैं। फिर अगला लिखा है केवल 3 ही सममित रेखा हों। तो हम आंसर में लिख देंगे हाँ, और हाँ में हम लिख देंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज में 3 हमारी सममित रेखा होती हैं। तो हम यहाँ पे एक ऐसा त्रिभुज बना देंगे जिसकी 3 भुजा जो हैं वो कैसी हैं? बराबर हैं, तीनों ही भुजा बराबर हैं। तो बात करते हैं इसमें सममित रेखाओं की। तो ये हो गई हमारी पहली, ये हो गई हमारी दूसरी, और ये हो गई हमारी तीसरी, L1, L2 और L3। फिर ये कह रहा है कोई सममित रेखा ना हो तो हम कोई भी रैंडम त्रिभुज बना देंगे जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग हों, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो आंसर में भी हमारा क्या लिखा रहेगा? इन्होंने कहा ऐसे कोई त्रिभुज है जिसमें कोई भी सममित रेखा ना हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा हाँ, और हाँ में हो जाएगा हमारा क्या? विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5।
तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है एक वर्गीकृत पेपर पर निम्न रूपरेखा बनाइए। पहला कह रहे हैं एक त्रिभुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा ना हो। ठीक है, क्षैतिज में हमें सममित रेखा बनानी है, तो एक ही सममित रेखा बनानी है। तो हमारा एक ऐसा ही त्रिभुज, सिर्फ एक ही त्रिभुज पॉसिबल है जिसमें एक ही सममित रेखा होती है, तो ए वाला डाल देते हैं। तो वो होता है हमारा कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। पर इस बार हमें समद्विबाहु त्रिभुज इस तरीके से बनाना है कि हमारी क्षैतिज में जाए। जैसे कि ये हमारी, हमने सबसे पहले ये बना दी रेखा। ठीक है, क्षैतिज में हमने रेखा बना ली L1। ठीक है, और यहाँ से 2 पॉइंट की दूरी हमने इधर ली थी, तो इधर भी 2 पॉइंट की ही दूरी लेंगे और इसको हम इससे मिला देंगे। तो भाई ये बन गया हमारा कौन सा त्रिभुज। मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, ठीक है, आप स्केल से बनाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही सममित रेखा हों। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो भाई आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 ही सममित रेखाएं होती हैं। तो हम यहाँ पे B नंबर पे बना देंगे आयत को। ठीक है, तो आयत के लिए हम ले लेते हैं इतना हिस्सा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयत। ठीक है, जिसमें ये रही हमारी क्षैतिज वाली L1 और ये हो गई हमारी ऊर्ध्वाधर वाली वर्टिकल जिसको कहते हैं L2। ठीक है, ये हो गया। फिर C वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे A इससे ही डाल देते हैं। तो यहाँ कह रहा है एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा हो परंतु ऊर्ध्वाधर रेखा ना हो। मतलब क्षैतिज हो पर ऊर्ध्वाधर ना हो। तो ऐसे में हम पतंग वाली आकृति जो है वो बना सकते हैं। पतंग वाली आकृति हमारी कैसी होती है, तो इसके लिए क्षैतिज हो, नहीं क्या बोला था, क्षैतिज सममित रेखा हो परंतु ऊर्ध्वाधर ना हो। ठीक है, ये बोला है। तो क्षैतिज होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्षैतिज वाली बना लेते हैं अपनी सममित रेखा। ठीक है, इन्होंने क्षैतिज वाली बोली है, तो क्षैतिज तो हमने बना दिए, ऊर्ध्वाधर ना हो। तो मतलब ऊर्ध्वाधर ना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से मिला देते हैं और यहाँ पे हमने इस तरीके से, और इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, तो भाई ये जो हमने आकृति है पतंग वाली बनाई है, इसमें L1 डाल देते हैं। इसमें ये हमारी सममित रेखा हो गई। ये वाला हिस्सा जस्ट बराबर है। अगर हम ऊर्ध्वाधर खींचेंगे तो ये वाला हिस्सा बराबर नहीं होगा, मतलब इसमें ऊर्ध्वाधर खींची नहीं जा सकती है। ठीक है, अब करते हैं D वाला। फिर इन्होंने कहा है कि एक षट्भुज जिसमें केवल 2 ही सममित रेखाएं हों। मतलब एक हमें ऐसा षट्भुज बनाना है जिसमें 2 ही सममित रेखा हों। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 2 सममित रेखा बनानी है, तो हम एक ऊर्ध्वाधर वाली बना लेते हैं। ठीक है, और एक हम बना लेते हैं कैसी, क्षैतिज वाली बना लेते हैं। 2 ही बननी चाहिए। ठीक है, तो 2 ही बननी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें षट्भुज बनाना है, सम षट्भुज नहीं बनाना है। तो मतलब सारी हमारी जो भुजाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से यहाँ पे एक खाना हमने कूदा, तो इधर से भी हम एक खाना कूदेंगे, फिर हम इधर से भी एक खाना कूदेंगे, इधर से भी एक खाना कूदेंगे, फिर इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। तो भाई यहाँ पे जो हमारी सममित रेखाएं बन रही हैं वो हमारी कितनी बन रही हैं, L1 L2 2 ही बन रही हैं। इधर से मापेंगे तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा। इधर ये जब ये वाली खींचेंगे ऊर्ध्वाधर वाली, ये वाला हिस्सा हो जाएगा। अगर हम इसका आधा करेंगे इस तरीके से, अगर खींचेंगे तो खींच ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये हिस्सा इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, कागज़ हमारा जैसे कि हमने आपको बताया था निकला हुआ रह जाता है, तो वो इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमने इसको एक आयत के रूप में बनाया है। अगर आयत के रूप में भी कोई हमारी आकृति बन रही होगी तो उसमें हमारी वर्टिकल वो डायगोनल में नहीं खींची जा सकती हैं। फिर अगला ई वाला है, इन्होंने कहा एक षट्भुज जिसमें 6 सममित रेखाएं हों। षट्भुज का मतलब 6 भुजाओं वाला, और इसमें 6 सममित रेखाएं हैं। मतलब हमें ऐसी आकृति बनानी है षट्भुज वाली जो सम षट्भुज हो, मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं सम षट्भुज वाला। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक, तो ये हम अपने सारी छः मतलब भुजाएं बना लेते हैं, 6 सममित रेखाएं बना लेते हैं। पहली हमारी ये हो गई, यहाँ पे हम मध्य वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी हमारी
ये हो गई, ठीक है। तीसरी हमारी ये हो गई, और चौथी हमारी ये हो गई, ठीक है। और पांचवी हम कहाँ से ले लेते हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो पांचवी के लिए हम क्या करें, तो भाई इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। इसमें तो सिर्फ हमने क्या किया है कि इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटा, इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटा, इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटा, इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम अष्टभुज या चतुर्भुज बना सकते हैं, लेकिन हमें तो षटभुज बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा फिर से। एक तो हमारी ये हो गई, ठीक है, और यहाँ पे मध्य बिंदु मानते हैं। दूसरी हमारी ये हो गई, ठीक है। तीसरी हमारी हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से इसमें 2 हिस्से निकालेंगे, तभी हमारे 6 निकल पाएंगे। एक हमारी ये हो गई और एक हमारी ये हो गई, ठीक है। 2 हिस्से निकाले। जस्ट वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी हम 2 हिस्से इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला दे। 2 हम लाइनें पार करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसको इससे मिलाया, अब हम इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो ये जो हमारी आकृति बनी है समषटभुज की बनी है, जिसमें ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर है। और बात करते हैं भुजाओं की, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये L1, ये L2, ये L3, ये L4 और ये हमारी L5 और ये हमारी L6 और ये तो हमारी L1 है ही, ठीक है। इस तरीके से 6 भुजाओं वाला हमारा जो है समषटभुज जो है यहाँ पे बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जो हमारी गलती हुई वो भी हमने आपको बताई, ताकि ये गलती आपसे ना हो, इसीलिए मैंने इस चीज़ को बताया है आपको, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहे हैं प्रत्येक आकृति का अनुरेखण कीजिए और सममित रेखाओं को खींचिए। तो ये जो हमारी ये आकृतियाँ दी गई हैं, हमें क्या करना है, इनमें सममित रेखाएं जो हैं वो खींचनी है या बतानी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारी जो आकृति दी गई है, इसमें इस तरीके से लाइन यहाँ पे निकली हुई आपको दिख रही होगी, यहाँ पे निकली हुई दिख रही है। अगर हम इसका आधा करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी रेखा इधर जा रही है, तो हमको जो रेखा मिलनी चाहिए सममित में इधर जाती हुई मिलनी चाहिए, पर मिल नहीं रही है। मतलब ये ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से कोई सममित रेखा खींचती हैं तो यहाँ पे जा रही है, तो हमें सममित में इधर मिलनी चाहिए, तो ये भी नहीं मिल रही। अगर इस तरीके से खींचते हैं, ये रेखा इधर जा रही है, तो हमें अगली रेखा इधर मिलनी चाहिए। मतलब कहीं से भी इसमें हम सममित रेखा खींच नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोई सममित नहीं, ठीक है, कोई सममित रेखा नहीं है। इसकी बात करते हैं, तो इसमें हम अगर इस तरीके से इसको 2 बराबर, आपको देखते ही जब आप करोगे ना क्वेश्चन, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये वाला इस तरीके से हम बांटेंगे तो दोनों हिस्से हमारे बराबर बैठेंगे जाके। ये मतलब हमारी पहली सममित रेखा हो गई, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ से बांटेंगे तो ये वाला हिस्सा भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 2 सममित रेखा हो जाएंगी। अगर ऐसे बांटेंगे तो हमारा काम ही नहीं चलेगा, ऐसे बांटेंगे तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसमें कितनी सममित रेखा है, हम यहाँ पे लिख देंगे 2 सममित रेखा, ठीक है। 2 सममित रेखा हमको मिली हैं। इस वाली आकृति की बात करते हैं, तो आपने यहाँ पे देखा कि इस तरीके से आकृति दी गई है, जो हमने अभी अभी बनाई थी क्षैतिज वाली, जिसमें क्षैतिज थी वो तो आधा नहीं थी, तो सिर्फ हमने क्षैतिज ही खींच दी, जो कि हमारी L1 है, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो ये वाला हिस्सा बराबर नहीं होगा, तो मतलब एक सममित रेखा जो है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो ये वाला जो है, इसमें हमारे पास दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है। वर्ग दिया गया है मतलब इसमें 4 हमारी सममित रेखाएं हो जाएंगी। ये तो हम बार बार पढ़ ही चुके हैं। तो पहली हुई, ये हमारी दूसरी हुई, और ये हमारी हो गई है तीसरी, और ये हो गई है हमारी चौथी, ठीक है। अगर वर्ग है तो कितनी सममित रेखा हो जाएंगी, 4, L1, L2, L3 और L4। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 सममित रेखा, ठीक है। ये हो गया। अब करते हैं ये इस वाले क्वेश्चन को। ये हमने देखा कि आयत नहीं है, पर आयत की तरह एक लंबाई और चौड़ाई में इस तरीके से बना हुआ है, जिसका इधर वाला हिस्सा लंबा है और इधर वाला हिस्सा जो छोटा है, मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें अगर सममित रेखाओं की बात करते हैं तो हमारे 2 ही होंगे, ठीक है। तो 2 ही होंगी, तो इसका मतलब हम यहाँ पे L1 लिख देंगे, यहाँ पे L2 लिख देंगे और यहाँ पे आंसर में लिख देंगे 2
सममित रेखा। ठीक है, अब ये करते हैं, इसको करते हैं तो भाई ये जो है एक तो हमारी ये सममित रेखा हो जाएगी, दूसरी हमारी सममित रेखा ये हो जाएगी। ठीक है, इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, यहाँ पे खींचते हैं तो इधर का हिस्सा बराबर हो जा रहा है। अगर इधर बांटते हैं तो इधर वाला हिस्सा बराबर हो रहा है। मतलब हमारी कुल कितनी हो रही हैं, 4 हो रही हैं, L1 L2 L3 L4, 4 सममित रेखाएं बन रही हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 सममित रेखा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा पूरा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि हाँ मैम हमको समझ में आ रहा है। अब करते हैं 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के A to Z तक के सभी अक्षरों पर विचार कीजिए। इनमें से उन अक्षरों की सूची बनाइए जिसमें के लिए हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें ऊर्ध्वाधर सममित हो, जैसे कि ए। तो ए लेटर के लिए इन्होंने जैसे कि क्या बताया, ए बताया है। ठीक है, ए हमारा इस तरीके से बनता है, इसमें सिर्फ ऊर्ध्वाधर ही सममित होती है, क्योंकि भाई इस तरीके से इसको आधा आधा बांटेंगे तो इधर वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। अगर ऐसे बांटेंगे तो इधर वाला हिस्सा बराबर नहीं होगा, मतलब सिर्फ इसमें ऊर्ध्वाधर सममित हो। बी की बात करते हैं तो बी जो होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें कह रहे सिर्फ क्षैतिज सममित हो। तो इसमें जब हम क्षैतिज रेखा की सममित बनाते हैं तो हमने देखा कि ऊपर वाला हिस्सा ऊपर नीचे वाला हिस्से के बराबर है। ऐसे बनाते हैं तो भाई इधर वाला हिस्सा बराबर नहीं होता है, इसका मतलब इसमें सिर्फ क्षैतिज सममित रेखा होती है। फिर उन्होंने कहा कि कोई सममित रेखा हो ना हो, तो इसका मतलब इन्होंने बताया है क्यू की बात करते हैं तो इसमें कहीं से भी इधर ऐसे बांटते हैं तो इधर वाला हिस्से के बराबर नहीं होगा, ऐसे बांटते हैं तो इधर वाला हिस्से के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए के बाद आता है बी तो इसमें चला गया, फिर आता है हमारा सी। ठीक है, तो सी जो होती है हमारी कैसी बनती है, हम आपको अलग ही पेपर पे सिखाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सी जो होती है वो हमारी कुछ इस तरीके से बनती है। इसको हम इस तरीके से बांट सकते हैं पर ऐसे नहीं बांट सकते, मतलब ये हमारा क्षैतिज में चला जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा डी। ठीक है, डी जो है ऐसे बांट सकते हैं पर ऐसे नहीं बांट सकते हैं, मतलब ये भी हमारा क्षैतिज में ही चला जाएगा। इसमें बी भी आता है। ठीक है, बी तो है ही तो बी भी लिख देते ही हैं। ठीक है, इसमें ए लिख देते हैं। फिर आता है हमारा ई को हम ऐसे नहीं बांट सकते हैं, ऐसे ज़रूर बांट सकते हैं, तो मतलब ई भी इसी में आएगा। एफ़ को देखते हैं तो एफ़ को हम ऐसे बांटेंगे तो इधर वाला हिस्सा बराबर नहीं होगा, ऐसे बांटेंगे तो इधर वाला हिस्से के बराबर नहीं होगा, मतलब एफ़ की कैटेगरी जो है वो यहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आता है जी ऐसे बांटने पे इधर वाला हिस्सा बराबर नहीं, ऐसे बांटने पे भी बराबर नहीं है, मतलब जी भी हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर लिखा है एच को हम ऐसे बांटेंगे, इधर का हिस्सा बराबर, ऐसे बांटेंगे तो भी हमारा इधर का हिस्सा बराबर। इसका मतलब एच इसमें भी आएगा और एच इसमें भी आएगा, क्योंकि इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही रेखाएं बन रही हैं। फिर आता है आई। ठीक है, आई भी हमारा दोनों में ही आएगा, क्योंकि इस ऐसे बांटते हैं तो भी बराबर हो जाता है, ऐसे बांटते हैं तो भी बराबर हो जाता है, मतलब आई इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। ठीक है, फिर आता है जे ऐसे बनता है, ऐसे बांटने पर इधर का हिस्सा बराबर नहीं होगा, ऐसे बांटने पे भी बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब जो है हमारा जे जो है कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर आता है हमारा के। ठीक है, तो के जो है ऐसे बांटने पे तो बराबर हो रहा है पर ऐसे बांटने पे बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्षैतिज वाले में जाएगा। ठीक है, फिर आता है एल को ऐसे बांटने पे नहीं भेज सकते हैं, ऐसे बांटने पे भी नहीं भेज सकते हैं, इसका मतलब एल जो है वो हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, फिर एल के बाद आता है एम। ठीक है, एम जो है ऐसे बांटने पे बराबर हो जा रहा है, ऐसे बांटने पे बराबर नहीं हो रहा है, मतलब ये ऊर्ध्वाधर वाले में आएगा। फिर आता है एन। ठीक है, एन ऐसे बांटने पे बराबर नहीं हो रहा है, ऐसे बांटने पे भी बराबर नहीं हो रहा है, मतलब एन जो है वो हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, फिर एन ओ को ऐसे भी बांट सकते हैं, ऐसे भी बांट सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ओ जो है इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। ठीक है, एमएनओ पी को ऐसे नहीं बांट सकते हैं, ऐसे भी नहीं बांट सकते हैं, इसका मतलब पी जो है वो हमारा यहाँ आएगा। क्यू तो हमारा इसी में ही था, इन्होंने आप बताया ही था। आर। ठीक है, आर को देखते हैं, ऐसे नहीं बढ़ सकता है, ऐसे भी नहीं बढ़ सकता है, तो आर भी हमारा यहीं पे आएगा। फिर आता है
ऐसे नहीं बांट सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी नहीं बांट सकते हैं, मतलब एस भी हमारा यहीं आएगा। फिर आता है टी, टी ऐसा होता है ना, तो इसको ऐसे करके आधा आधा हिस्सा किया जा सकता है, पर क्षैतिज रेखा नहीं बनाई जा सकती, मतलब ये ऊर्ध्वाधर वाले में जाएगा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर वाले में जाएगा टी, ठीक है। यू को ऐसे नहीं बांट सकते हैं पर ऐसे बांट सकते हैं, मतलब ये भी यू हमारा यहाँ जाएगा। फिर आता है वी को ऐसे बांट सकते हैं पर ऐसे नहीं बांट सकते हैं, मतलब ये भी हमारा यहीं आएगा। फिर आता है डब्लू हम ऐसे बांट नहीं सकते हैं, ऐसे बांट सकते हैं, तो डब्लू हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर आता है एक्स, ऐसे बांटा जा सकता है, ऐसे भी बांटा जा सकता है, तो एक्स जो है वो हमारा दोनों में आएगा, ठीक है। फिर आता है वाई, ठीक है, वाई ऐसे होता है ना हमारा, ऐसे हमारा बांटा नहीं जा सकता है, ऐसे भी बांटा नहीं जा सकता है, ठीक है। एक मिनट हम आपको कुछ बताते हैं। वाई जो होता है ऐसे नहीं लिखी जाती है, वाई तो हमारा ऐसे लिखी जाती है, जो रियल वाई होती है वो हमारी ऐसे ही लिखी जाती है। इसका मतलब इसको आधा हम इस तरीके से कर सकते हैं पर ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये हमारा वाई जो है वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। बारी आती है जेड की, तो जेड को ऐसे बांट नहीं सकते हैं, ऐसे भी बांट नहीं सकते हैं, तो जेड जो है वो हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इनको अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, जब हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा हो, जब हमारी क्षैतिज रेखा हो, और जब हमारी कोई भी सममित रेखा ना हो, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बांट के दिखा दिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलने से पहले हम आपको कुछ खास बातें बता देते हैं, जैसे कि हमारे नोट्स तैयार हो रहे हैं। अगर आपको ये चाहिए तो इसके लिए आपको जोजस स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ये ओपन होकर इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे जो क्लासेस दिख रही हैं वो यूपी बोर्ड के सिलेबस के लिए हैं। आपको थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा तो एनसीईआरटी का सेक्शन दिखेगा, इस पर टच करोगे तो एनसीईआरटी की सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। जो भी, जैसे कि आप 6th क्लास में हो, 6th क्लास पे टच करो, यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी मीडियम के हो सारी बुक्स मिल जाएंगी। इस पे टच करोगे जब, जो जैसे कि जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस पे आपको टच करना पड़ेगा। मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स पे टच किया, सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे यहीं पे। फिर जैसे कि आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है, दूसरे चैप्टर पे टच किया है, जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स डाल के रखा है, जो हमारा चैप्टर है वहाँ पे चैप्टर डाल के रखा है, जो अगर हमारे प्रिंटेड नोट्स भी मैंने डाले हैं तो वहाँ पे प्रिंटेड नोट्स पड़ा होगा, तो इसको आपको टच करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है वो ओपन होके आ जाएगा। जैसे कि हमारा चैप्टर ओपन होके आ गया है, इसको आप यहाँ से जूम करके जैसा पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, और जो यूट्यूब की क्लासेज हैं वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और साथ में ही अगर आपको ये हमारी क्लासेस जो हैं, जैसे कि मैंने बोर्ड पे पढ़ा के रखा है पहले से ही, ठीक है, ये हमारी क्लासेस पहले से ही कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके लिए हमारे चैनल जो है जोजस स्टडी जिस पे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इसके प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको इस तरीके से सबसे नीचे स्लाइड करके जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको 6th क्लास की मैथ जो है दिख जाएगी। एरो पे टच करोगे तो सारे चैप्टर हमारे ओपन होके आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है पहले ही, ठीक है। और जो हमारा कोर्स है शो ऑल पे कर दोगे तो जो नए वाले कोर्स हैं, ठीक है, वो भी हमने यहीं पर डाल के रखे हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये काम जो है आप ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। साथ ही अगर आपकी मैथ्स जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा एक चैनल है जोजस बेसिक मैथ, जहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें, बहुत ही सरल चीज़ें सिखाई जाती हैं, ट्रिकी भी सिखाई जाती हैं, ठीक है। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो इस वाले चैनल पर ज़रूर जाना। मैं पक्की गारंटी देती हूँ कि क्या बोलते हैं, आपका मैथ्स से डर जो है वो भाग जाएगा। तो फिलहाल करते हैं इस वाले क्वेश्चन नंबर 8 को। ये हमारा कह रहा है, यहाँ पर कुछ मुड़ी हुई सीट की आकृतियाँ बनाई गई हैं, प्रत्येक में पूर्ण आकृति की रूपरेखा खींचिए और जो डिजाइन काटने के बाद कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्होंने 2 आकृतियाँ दी हैं। अब हमको बताना क्या है, जब हम ओपन करेंगे तो हमारी डिज़ाइन कैसी दिखेगी। तो भाई ये हमने यहाँ पे देखा, ये आकृति दी गई है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमको आकृति कैसे दिखाई देगी, तो हम यही आकृति जो है वो दोबारा बना लेते हैं ताकि हमें पता चले ये आकृति है कैसी दिखेगी। तो हमने देखा कि भाई ये डबल कागज़ में बनी हुई ना, पलटी हुई बनी है ना, तो
हम इस आकृति को अब खोलेंगे। अभी हुआ हमारा यह पलटा हुआ बना है, तो जब इस आकृति को हम खोलेंगे तो सेम टू सेम जैसे शीशे में हमको दिखाई देता है ना, तो वैसे ही हमको यहाँ पे ये आकृति सेम दिखने वाली है। तो इसका मिरर इमेज इसकी सममित खुलने के बाद कुछ इस तरीके की आकृति दिखाई देगी। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो ये जो हमारी आकृति है हमारी कैसी बनी हुई है, कुछ इस तरीके की आकृति बनी हुई है, ठीक है। ऐसी आकृति बनी हुई है। जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारी आकृति जो है, पेज जो है हमको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा पूरा पेज, ठीक है। तो इनको ओपन करने के बाद बस ऐसे दिखाई देगा। तो इस तरीके से पूरा एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।